Hello friends, today we will revise input tax credit chapter. First of all, we take some basic overview about this chapter. देखिए इस चैप्टर में हम सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 49 चार सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ रूल्स हैं, इनके साथ वो हम लिंकिंग करके समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम सेक्शन 16 है वो समझेंगे, जिसमें हम एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ आईटीसी की जो जीएसटी है उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके बेसिस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 16 है वो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इसके रूल दिए हुए हैं 36 एंड रूल 37, उनको हम लिंक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है सेक्शन 17, सेक्शन 17 जिसमें ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि हम एलिजिबल तो हैं और कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ आईटीसी है, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर रखी है, मतलब उनके लिए वो मतलब कि उन पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो वो ब्लॉक क्रेडिट है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, उसमें हम समझेंगे, ठीक है। और साथ में अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम आईटीसी है उसका अपॉर्शनमेंट कैसे करके चलेंगे, जैसे कि हमारे बिजनेस है उसमें एग्जाम सप्लाई भी होती है, टैक्सेबल सप्लाई भी होती है, तो उस आईटीसी है ओनली सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई है उसके अगेंस्ट ही हम क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जाम सप्लाई की आईटीसी है वो क्लेम नहीं कर सकते, तब हम कैसे अपॉर्शनमेंट करके चलेंगे वो हम समझेंगे। इसके लिए रूल 42 एंड रूल 43 दिए। रूल 42 है इनपुट टैक्स क्रेडिट और ऑन इनपुट्स पे इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, और रूल 43 कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उनके उनमें मतलब अपन आईटीसी कैसे अवेलेबल रहेगी, उसके लिए हम सेक्शन 18 प्लस रूल 40, रूल 41, रूल 41A और रूल 44 है वो समझेंगे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कंपोजिशन स्कीम से हम नॉर्मल टैक्स पेयर में आ रहे हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं, आपको हिंट दे देता हूँ बस, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा जो इस चैप्टर में रहेगा सेक्शन 49, जिसमें हम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यूटिलाइजेशन की हम आईटीसी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करके चलेंगे, मतलब कि जब जीएसटी पे करना होगा हमें कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, तो हमारे पास जो मतलब कि क्या सीजीएसटी में जो क्रेडिट दी हुई पड़ी हुई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लेजर में, क्या वो हम आईजीएसटी है उसको पे करने में यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऐसी यूटिलाइजेशन है वो करना सीखेंगे। तो मैं आपको वापस एक ओवर दे देता हूं कि मतलब ये फर्स्ट हम समझेंगे कि मतलब कि आईटीसी क्लेम करने के लिए हम एलिजिबल है, और अगर है तो कौन कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी, और फिर हम समझेंगे कि मतलब कि हम एलिजिबल है, हम कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ आईटीसी पर ब्लॉक कर रखा है कि हम उन पर क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी, तो वो कौन कौन सी सप्लाईज है जिन पर आईटीसी है वो ब्लॉक है। और फिर हम आईटीसी है जब हमारे पास आईटीसी है और फिर हम उसका अपॉर्शनमेंट कैसे करके चलेंगे आईटीसी का, कि हम एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन बिजनेस पर्पस सप्लाई है, उसको कैसे अपॉर्शनमेंट करके चलेंगे। और फिर नेक्स्ट हम आईटीसी या कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसी केसेस में आईटीसी की अवेलेबिलिटी कैसी है, और लास्ट हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो गुड्स है उसमें मतलब कि इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इनपुट्स का मतलब होता है गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, यानी इनपुट्स मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स कंसिडर एज इनपुट्स बट नॉट कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स समझ लेते हैं तब हमें गुड्स का मतलब एक वाइड मीनिंग है। तो मतलब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स वैल्यू ऑफ विच कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन क्लेमिंग आईटीसी, ठीक है। अगर मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मतलब जैसे कोई भी एसेट्स उसमें कैपिटलाइज कर रहा हूं, एसेट्स क्रिएट कर रहा हूं, तो उसको मैं कैपिटल गुड्स कहकर चलूंगा। जैसे कोई बिल्डिंग है उस पर रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहा हूं, अगर उस रिपेयर मेंटेनेंस को अगर मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं देन कहूंगा कि रिपेयर मेंटेनेंस है जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है फॉर द कैपिटल गुड्स के लिए है। और अगर मैं कैपिटलाइज नहीं करा तो सप्लाई सर्विस फॉर इनपुट्स के लिए, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब होता है इनपुट सर्विस मींस जो सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज का मतलब कि जो भी यूज और इंटेंट टू यूज इन द सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज आपको पता है, ठीक है। सर्विसेज मतलब सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज। अब लेकिन ये बिजनेस पर्पज में होनी चाहिए, ठीक है, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको जीएसटी में तभी कहेंगे हम उसको अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, एंड टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज है वो इनपुट टैक्स का मतलब होता है जो सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स पे किया रहा है वो भी इंक्लूड होगा, और जो इम्पोर्ट करते हैं हम, तो इम्पोर्ट पे जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम रिवर्स चार्ज नहीं करते, ठीक है। मतलब कि वो जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको आईजीएसटी एक्ट है या फिर अपना जो कस्टम है उसमें मतलब स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो मतलब
इसको हम रिवर्स चार्ज कैटेगरी में नहीं गए हैं, तो मतलब कि रेसिपिटी पे करता है, लेकिन इसको हम रिवर्स चार्ज नहीं कहते वैसे, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज है और इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी पे कर रहे हैं वो है ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या इनपुट है, लेकिन जो कंपोजिशन टैक्स है उसको हम इनपुट टैक्स नहीं कहते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्स का प्रश्न मतलब होता है या नेक्स्ट है अपना नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन मतलब कि जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विस ओकेजनली, जिसका मान ले कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस नहीं है इंडिया में, उसको हम नॉन NRT कह के चलेंगे, ठीक है, जीएसटी में। और या वो मतलब प्रिंसिपल रूप में सप्लाई करता है या एजेंट रूप में, फिर एनी अदर कैपेसिटी में। तो यहाँ पर अपना डेफिनेशन वाला पार्ट है वो कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, एक तो इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज, नेक्स्ट इनपुट टैक्स, और नेक्स्ट नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन, ठीक है। अब हम सेक्शन 16 है वो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 है यानी कि हम जीएसटी आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और कौन अगर एलिजिबल है तो कौन सी कंडीशन जिस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम समराइज फॉर्म में समझते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो मतलब कि जो भी इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी बुक करेगा, तो इनवर्ड सप्लाई है उस पर आईटीसी है वो क्लेम कर सकता है अगर वो यूज या फिर इंटेंडेड टू बी यूज, यानी या तो मतलब यूज कर लिया है या फिर मतलब यूज करने वाला है फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर आप जब भी बिजनेस में यूज कर लेंगे तभी आईटीसी बुक कर सकते हैं। अगर हमारा पर्पज आगे बिजनेस में यूज करना, जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज की, ठीक है, अगर हम जैसे कि ड्यूरिंग द मंथ हमने उसका यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मंथ में उसकी आईटीसी बुक नहीं कर सकते, ठीक है। हम मतलब फ्यूचर में उसको यूज करेंगे, लेकिन बिजनेस के लिए यूज करेंगे उस रॉ मटेरियल को, तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि या तो यूज या इंटेंड टू यूज इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अगर मतलब कि हम जो भी इनवर्ड सप्लाई है उसको हम यूज या इंटेंट टू यूज करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में, देन हम आईटीसी बुक कर सकते हैं अगर 4 कंडीशन फुलफिल होती है। अब ये 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं कि मतलब कि फर्स्ट है कि मतलब कि उसके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी जरूरी है, यानी जिसके क्या बोलते हैं, जिसके बेसिस पर ही वांट्स टू क्लेम द आईटीसी, उसके पास टैक्स इनवॉइस होनी जरूरी है, या फिर डेबिट नोट है उसके केस में, या फिर मतलब कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे मतलब कि इंपोर्ट करता है तो जो भी मतलब शिपिंग जो भी मतलब कि शिपिंग बिल्स वगैरह होते हैं तो वो उनके पास होने जरूरी है, जिनके बेसिस पर वो आईटीसी बुक कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास एक वैलिड टैक्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ई हैज रिसीव, वो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिया हो, कि उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज उसके पास आ गए हो तभी वो आईटीसी बुक कर सकता है। लेकिन जैसे कि बिल टू शिप मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब ए ने, ये जो ए है उसने सी से मतलब कि गुड्स बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब ए बोलता है कि जो क्या करना है, और ए ने बी से गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आगे। अब ये ए है वो सी को बोलता है कि आप क्या करिए, जो डायरेक्ट गुड्स बी को पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि सी ने बी को डायरेक्ट गुड्स पहुंचा दिया, तो यहाँ पर जो 2 ट्रांजेक्शन हुई है ए एंड सी के बीच में, ए एंड बी के बीच में, तो भले ही मतलब कि अब जो मतलब कि इनवॉइस रेज करेगा तो सी है वो ए पर इनवॉइस रेज करेगा, क्योंकि मतलब कि ए और सी के बीच में पहले ट्रांजेक्शन हुई है। तब जो इस इनवॉइस में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज वो ए ने रिसीव नहीं किया बल्कि बी ने रिसीव किया, तब भी हम क्या करेंगे कि मतलब ए है वो मतलब कि आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल है, इवन दो मतलब ही हैज नॉट रिसीव द गुड्स एंड डायरेक्टली ट्रांसफर द गुड्स टू बी को, ठीक है। क्योंकि बिल टू शिप मॉडल है, इसका एक एक्सेप्शनल केस है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि जैसे कि ए है उसने मतलब कि ये ए है और ये बी है, और इसने ए ने बी से कॉन्टेक्ट किया कि मुझे मतलब कि 5000 क्वांटिटी मुझे मतलब कि बाई करनी है। अब 5000 क्वांटिटी की मतलब कि एक सिंगल इनवॉइस बनाएगा, ठीक है वो। अब क्या है कि मतलब ए है इस 5000 क्वांटिटी की आईटीसी, अब सी है, अब ये जो बी है वो क्या करता है कि मतलब कि इसको 1000 की 5 लॉट में उसको क्वांटिटी सेंड करता है, ठीक है। तब ये आईटीसी है उस 5000 क्वांटिटी की तभी बुक करेगा जब मतलब उसको पूरा एंटायर लॉट रिसीव हो जाएगा, उसको मतलब जो लास्ट 5000 क्वांटिटी पूरी एंटायर रिसीव हो जाएगी तभी वो आईटीसी बुक करेगा, जब लास्ट 1000 लॉट रिसीव हो तभी, क्योंकि इनवॉइस सिंगल इनवॉइस है एक टैक्स मतलब पूरे लोड के अगेंस्ट, तो इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मतलब उसने टैक्स ऑन द सप्लाई हैज बीन पेड, उसने मतलब उस पर टैक्स पे कर दिया हो, जैसे मतलब कि उसने क्या है कि टैक्स है वो पे कर दिया हो उस सप्लाई के अगेंस्ट, ठीक है। तो टैक्स कैसे पे करता है, या तो मतलब उसने जैसे मतलब कि अगर ये सेलर है ये बायर है, ये सेलर है उसने ये सेलर है उसने बायर को गुड्स सेल किया, ये बायर है ये क्या करेगा सेलर को मतलब कि जीएसटी प्लस जो गुड्स की अमाउंट वो पे करेगा इसको। अब ये जो सेलर है उसने मतलब कि अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, ये यहाँ पर पे कर दिया गवर्नमेंट को, तब भी मतलब कि ये जो बायर है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और या तो मतलब उसने मतलब केस के थ्रू या मतलब कि उसके पास जो भी आईटीसी जो उसके पास रिटर्न से जो बची हुई है ऑलरेडी वहाँ से उसने पे कर दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट है उसने मतलब कि ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडरस्टैंडिंग, जो सेलर है
उसने मतलब रिटर्न है वो फर्निश कर दी हो अंडर सेक्शन 39 में, ठीक है। और फिर तभी जब रिटर्न फर्निश करेगा तभी इसकी जो आईटीसी है वो जीएसटी 2 है उसमें रिफ्लेक्ट होगी, किसके, इसकी जो बायर है उसकी जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट होगी और वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें लिखा हो इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, ठीक है। तो जैसे मतलब कोई कैपिटल गुड्स है, अगर उस कैपिटल गुड्स पर हमें आईटीसी क्लेम करनी है देन हम उस पर डेप्रिसिएशन है अंडर द इनकम टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। वी हैव द चॉइस आइदर वी हैव टू बुक आईटीसी और या क्लेम डेप्रिसिएशन, ओनली वन चॉइस इज अवेलेबल। और नेक्स्ट है कि अगर जो मतलब कि आईटीसी टू बी एडेड, अब फिर नेक्स्ट देखिए आप कि जैसे मतलब कि ये एक सेलर है, ये बायर है, ये सेलर ने बायर को गुड सेल किया, ठीक है। अब बायर है, इसको क्या है कि मतलब कि ये जो गुड्स अमाउंट प्लस जीएसटी के अमाउंट वो इसको पे करनी होगी सेलर को, क्योंकि जब सेलर को पे करेगा तभी सेलर क्या करेगा, जीएसटी अमाउंट है इससे कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को आगे पे करेगा। अगर मतलब कि इसने क्रेडिट बेसिस पे, सेलर ने इस बायर को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया है, देन बायर है वो आईटीसी तो क्लेम कर लेगा। मतलब कि जब इसे प्री रिक्वेस्टेड नहीं है कि मतलब कि उसको मतलब कि जब पेमेंट करेगा तभी वो आईटीसी बुक कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये आईटीसी है वो तो बुक कर लेगा अभी, लेकिन जब पेमेंट करेगा, जब ये पेमेंट करेगा सेलर को, तो मतलब इसको सेलर को 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना होगा, ठीक है, इनवॉइस डेट से। अदरवाइज क्या है कि मतलब कि जो बायर है उसको अपनी जो आईटीसी बुक की थी वो उसको रिवर्स करनी होगी, मतलब कि उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना होगा, प्लस उसको इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा जब से उसने आईटीसी बुक की थी, और तब 180 डेज तक, ठीक है। 180 डेज के बाद उसको रिवर्स करनी होगी मोस्टली, तो 180 डेज तक उसको इंटरेस्ट है 18% की रेट से उसको इंटरेस्ट उस पर पे करना होगा, ठीक है। और फिर जब वो पेमेंट कर देगा इसका अगेंस्ट आगे फ्यूचर में कभी भी, तब अपनी आईटीसी वापस से बुक कर लेगा। इसके लिए मतलब कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आईटीसी है वो क्लेम करने की अपने पास एक टाइम लिमिट होती है कि अपन आईटीसी है, जैसे मतलब कोई सिंगल इनवॉइस उसके अगेंस्ट आईटीसी या तो अपनी जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उस पीरियड की, ठीक है, जो दिसंबर मंथ रहती है वहाँ तक की, और या फिर मतलब कि जो नहीं एनुअल रिटर्न फाइल करने तक की डेट, ड्यू डेट नहीं, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, ठीक है। और या फिर मतलब कि इसमें लिखा हुआ टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल कैन बी अवेल 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। या तो मतलब कि जो अपना सितंबर मंथ रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, तो सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट जो मतलब कि जिस पीरियड में अपनी आईटीसी है उसके मतलब कि जैसे मतलब आप समझिए जैसे कि अपना फिनांस ईयर है 2021, अब उसमें आईटीसी जैसे अपनी मतलब कि जुलाई मंथ की आईटीसी थी, ठीक है, उसकी आईटीसी हम मैक्सिमम कब तक बुक कर सकते हैं, तो जुलाई मंथ की कोई इनवॉइस थी उसकी आईटीसी जैसे जुलाई 2020 की क्या बोलते हैं उसको इनवॉइस थी, तो उसकी आईटीसी हम बुक कर सकते हैं कि मतलब कि सितंबर मंथ, तो मतलब सितंबर कौन सा, सितंबर 2021, ठीक है। जुलाई सितंबर 20 नहीं, सितंबर 2021 है, उसकी ड्यू डेट क्या है 20 अक्टूबर 2021। या फिर मतलब कि जो जुलाई मंथ है, मतलब इस जो 2021 फिनांस ईयर है उसकी एनुअल रिटर्न कब फाइल करते हैं अपन, वो अपनी लास्ट जो दिसंबर रहती है 31 दिसंबर तक, लेकिन उसमें जो ड्यूरिंग 31 दिसंबर से पहले कभी भी अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं हम, तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट और फिर 20 अक्टूबर विच एवर अर्लियर है वहाँ तक हम आईटीसी बुक कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब कि अपन ने जो आईटीसी जो रिवर्स की थी, जो एड बैक की थी अपन ने कि किसके रेस्पेक्ट में जो अपन ने लेट पेमेंट 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया और फिर जब फ्यूचर में पेमेंट कर देते हैं तब हम आईटीसी वापस बुक करने एलिजिबल हो जाते हैं, तब इसकी आईटीसी बुक करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, 180 डेज जैसी, ठीक है। और फिर मतलब कि जो 180 डेज की एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्शन बोले तो मतलब कि हमें अगर इवन दो वी हैव नॉट मेड पेमेंट विद इन 180 डेज बट वी आर एलिजिबल टू बुक आईटीसी, किस केस में, रिवर्स चार्ज केस में, क्योंकि रिवर्स चार्ज केस में तो हम जीएसटी पे करते हैं, सप्लायर तो जीएसटी नहीं पे करता, तो मतलब कि हमें सप्लायर से, हम जो सप्लायर को कभी पेमेंट करें उनसे हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें जीएसटी पे करना गवर्नमेंट को, तो हम जीएसटी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली अपने, ठीक है। और डिम्ड सप्लाई है विदाउट कंसीडरेशन, जो डिम्ड सप्लाई हमने जो कहाँ पढ़ी थी, हमने जो शेड्यूल फर्स्ट में पढ़ा था सेक्शन 7 है उससे लिंक की थी जो सप्लाई चैप्टर में, तो जो डिम्ड सप्लाई है जैसे कि आरबीआई की जैसी शॉर्टकट थी, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स से, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो मतलब ये केस है डिम्ड सप्लाई है, उसी केस में हम क्या बोलते हैं उसको कि आईटीसी है क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें पेमेंट करने की वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मतलब तो वैसे ही विदाउट कंसिडरेशन होती है, ठीक है। और एडिशन मेड इन वैल्यू, क्योंकि हमने जो लास्ट वैल्यूएशन चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि जो भी एडिशन वैल्यू सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई लायबिलिटी, जैसे मतलब सप्लायर की जिसके लिए सप्लायर लायबल था और रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया किसी थर्ड पार्टी को कि जिसके लिए सप्लायर लायबल था पे करने के लिए, तो रिसिपिएंट पे कर ही दिया, चाहे मतलब सप्लायर करो चाहे मतलब सप्लायर बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन कर दो, तो मतलब रिसिपिएंट के हैंड से तो मतलब पैसा चला गया, तो फिर भी मतलब भले सब सप्लायर पैसा मत मिलो,
तो यहाँ क्योंकि उसने सप्लायर की जो लाइबिलिटी उसको तो पे किया है, तो वह भी एलिजिबल होगा आईटीसी बुक करने, ठीक है। और ये कुछ नोट है रिस्ट्रिक्शन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जैसे मतलब कि हमारे जो जीएसटी 2 है उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कि जो सप्लायर है वो जीएसटी 1 फाइल करता है, और वो जो मतलब जीएसटी 1 फाइल करता है वो इन्वॉइसेज हैं जो बायर है उससे रिलेटेड जो इन्वॉइस है वो जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जीएसटी 2 है उसमें जो इन्वॉइस हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो तो वो आईटीसी बुक करेगा। साथ में जैसे मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको रिसिपिएंट है उसने मतलब कि अपनी जितनी आईटीसी बुक कर रखी है जो जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उसका भी वो कितना 10% है वो आईटीसी बुक कर सकता है, ठीक है। कि आईटीसी टू अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट डिटेल ऑफ सच विच हैव नॉट बीन अपलोड बाय द सप्लायर इन जीएसटी 1, क्योंकि जीएसटी 1 में जो अपलोड की वो जीएसटी 2 में रिसिपिएंट के शो होगी। कैन नॉट बी एक्सेप्ट 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट डिटेल ऑफ विच हैव बीन अपलोड बाय द सप्लायर इन जीएसटी 1, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था। अब मैं इसको समराइज करूँ तो मैं बोलूँगा कि आईटीसी बुक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि मतलब कि क्या होनी चाहिए कि मतलब कि जो भी इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर हम आईटीसी बुक कर सकते हैं यदि वो यूज या इंटेंडेड टू बी यूज है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ये कंडीशन तो होनी जरूरी है। और फिर 4 कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी कि फर्स्ट हमारे पास एक वैलिड टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए कि वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, और सेकंड हमारे पास मतलब गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, और थर्ड हमारे पास मतलब कि उसने हमने जो सप्लाई पर हमने टैक्स पे कर दिया हो, और लास्ट हमने जो मतलब रिटर्न फाइल कर दिया हो उसके अगेंस्ट, ठीक है। और बस यही कंडीशन थी। और फिर हमारे पास मतलब कि कुछ टाइम लिमिट थी कि आईटीसी बुक करनी। टाइम लिमिट मतलब कि टाइम लिमिट है कि जो क्या बोलते हैं उसको कि जो मतलब कि आईटीसी है जो मतलब पर्टेनिंग करती है जो भी फाइनेंशियल ईयर से है तो उसकी 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर। और फिर हमें आईटीसी जो हमें टैक्स अमाउंट है और जो इन जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हमें मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है हमारी वो विद इन 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। इफ नॉट मेड देन वी ऐड बैक द आईटीसी जो हमने ऑलरेडी अवेल कर रखी है विद इंटरेस्ट 18%, बट लेकिन देयर इज नो टाइम लिमिट टू री अवेल आईटीसी है इफ पेमेंट मेड दैट लाइबिलिटी, ठीक है। तो और ये हमारा चैप्टर तो हमने सेक्शन 16 को कंप्लीट की, ठीक है।